ओके बेटा। सो टाइप 2 प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं हम लोग, भेज दो जल्दी से। टाइप 2 प्रॉब्लम्स हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं ये रिकॉइल ऑफ अ गन वाला टॉपिक है। रिकॉइल ऑफ अ गन। चलिए तो चलते हैं इमेजिनेशन वर्ल्ड में थोड़ी देर के लिए। इमेजिन कर लो तुम इंडियन आर्मी के एकदम डेडली स्नाइपर हो, है ना, दुश्मन तुम्हारे नाम से खौफ खाता है, ऐसा इमेजिन कर लो रे भाई, है ना। अब ऐसा है, सुन लो पूरी बात, तुमको जाना है एक मिशन पे, और जो तुम्हारा टारगेट है बहुत दूर होने वाला है, और उसको बहुत दूर से शूट करना है तुमको। ओके, तुम्हारे पास 2 गन्स की ऑप्शन है। पहली गन बहुत ज़्यादा भारी है, कम से कम उठाने के लिए इसको 2 लोग लगेंगे। वो एक रहता ही है साथ में, एक पायलट बोलेंगे, नेविगेटर एक जैसा एक रहता ही है साथ में हमेशा एक स्नाइपर के, तो कम से कम उसको उठाने के लिए 2 लोग लगेंगे। और अगर कुछ खुदा ना हादसा कुछ होता है, सामने वाले दुश्मन को पता चल जाता है तुम्हारा, तो जब तुमको हमला करेगा तो उसको उठा के लेके भागने में दिक्कत जाएगी। दूसरा ऑप्शन, एक हल्की गन, आराम से उठाओ, है ना, लेके भागो कहीं पे भी। तो एज अ स्नाइपर आप कौन सी गन चुनोगे, फर्स्ट या फिर सेकंड? आपका देखो, अगेन आप डेडली स्नाइपर हो, आप डेडिकेटेड एक आर्मी ऑफिसर हो, और आपको टारगेट को हिट करना है, बहुत दूर टारगेट है। सोचिए, हर तरह से सोचो और बताओ मुझे कि आप कौन सी गन चुनोगे, पहली या दूसरी? अच्छा, कितने लोग हैं वो जो हैवी वाली गन है वो चुनेंगे, भारी वाली गन? अच्छा ठीक है। कितने लोग हैं जो हल्की गन है, जो वो आराम से लेके कहीं भी कभी भी भाग सकते हैं, वो चुनेंगे? तूने दोनों भी पकड़ लिए। तो देखो, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप हैवी गन चुनोगे। क्यों? उसके पीछे का कारण, उसका रिकॉइल कम होगा, है ना, रिकॉइल कम होगा, साथ ही साथ जो बुलेट को स्पीड इम्पार्ट होगी, मतलब उसको स्पीड दी जाएगी, गन जो बुलेट को स्पीड देगा वो भी ज़्यादा रहेगा। अब ये जो कंसेप्ट है रिकॉइल ऑफ अ गन, ये वाला जो कंसेप्ट है हम उनको देखने का है, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को मैथमेटिकली देखते हैं। देखो, कंसिडर, बेटा इधर ध्यान दो, तुम लोग को थोड़ा सा छूट दिया चालू हो जाते तुम लोग, ये ध्यान दो। कंसिडर अ गन ऑफ मास कैपिटल M fires a bullet of mass small m with speed v. If the recoil velocity of gun is capital V, then we can say that by law of conservation of linear momentum, by law of conservation of linear momentum, initial momentum of the system is equals to final momentum of the system. सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम आपके सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब सिस्टम में कौन कौन आ गया? टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स मतलब गन,
गन बोले तो क्या, गन के अंदर का जो ट्रिगर हुआ था स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है, जो पिन आया है जो हिट करता है बुलेट को, वो मतलब गन ही पकड़ेंगे अपन। गन आ गई और साथ में बुलेट आ गया, तो ये दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, सिस्टम। देखो जब आपने गन को फायर किया, मतलब जब आपने गोली मतलब ट्रिगर को दबाने से पहले, या फिर वो जो ट्रिगर का जो पिन होता है जो जाके बुलेट को ऐसा हिट करता है, उसको हिट करने से पहले बुलेट की स्पीड क्या थी, आप कहेंगे 0। गन की स्पीड क्या थी, 0। तो अगर दोनों की स्पीड 0 है तो दोनों का मोमेंटम कितना हुआ, 0, क्योंकि मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अरे भैया वो दोनों भी हिल रहे नहीं अपनी जगह से, तो वेलोसिटी कितनी हुई, 0, तो मोमेंटम क्या होगा, 0। तो मैं कहूंगा हमारे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है भैया, 0 है। फिर बाद में जैसे ये टकराए, जैसी पिन ने हमारे बुलेट के बैक को हिट किया, बुलेट जो है धड़ करके आगे निकली और गन कुछ रिकॉइल वेलोसिटी से पीछे आई, है ना। मतलब ये दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करते हैं। बुलेट तो बहुत ज़्यादा मूव करती है, मगर गन भी थोड़ा सा मूव करती है। तो अब मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या दोनों मोशन में आ गए? जी हाँ, बुलेट भी मोशन में आ गया और गन भी मोशन में आ गई, हाँ या ना। अब अगर बुलेट भी मोशन में आ गई, गन भी मोशन में आ गई, तो दोनों के पास अब क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। तो अब मैं बोलूँगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, तो बोलेंगे आप मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। बोले हाँ जी सही। बोले मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस गन का क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। अब अगर मैं ये वाले पार्ट को मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट को इधर ले लूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सॉरी गन, इज नेगेटिव ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना। मतलब इससे साफ समझ में आ रहा है कि दोनों का जो मोमेंटम रहेगा वो इक्वल रहेगा, मगर डायरेक्शन उसकी कैसी रहेगी, ऑपोजिट। और जाहिर बात है बुलेट इधर जाती है, गन पीछे जाती है। और अगर मैं इसी चीज को मैग्नीट्यूड में ले लूं, इन मैग्नीट्यूड तो मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आई बात समझ में। और हमको मालूम है ये प्रोडक्ट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है ना। दोनों की अगर आप ये वैल्यू निकालो, मास ऑफ गन या वेलोसिटी ऑफ गन लो, या मास ऑफ बुलेट या वेलोसिटी ऑफ बुलेट लो, ये वैल्यू कैसी आने वाली है, एक जैसी आने वाली, इसीलिए मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट। अगर ये वेलोसिटी एक जैसे अगर ये प्रोडक्ट एक जैसे आने वाला है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज नथिंग बट कांस्टेंट अपॉन मास, यानी कि वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिस गन का मास ज्यादा रहेगा उसका रिकॉइल वेलोसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। साथ ही साथ एक और बात नोटिस करो आप, अगर मैंने गन लिया, चुना एक ऐसी जिसका रिकॉइल जिसका मास बहुत ज़्यादा है, तो जिसका मास बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, तो उस गन का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। अरे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। अब मैंने ऐसी गन चुन के लाया जिसका मास बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली कैपिटल एम बढ़ गया। कैपिटल एम बढ़ने के लिए पूरा ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा, यानी क्या बढ़ जाएगा, मोमेंटम। तो उससे क्या बढ़ जाएगा, बुलेट का मोमेंटम। मान लो बुलेट का मास तुम ज़्यादा नहीं बढ़ाते, तो अल्टीमेटली इसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए बुलेट को क्या बढ़ाना पड़ेगा, खुद की वेलोसिटी, है ना। तो अब तुम्हारे गन के अंदर से जो बुलेट निकलेगी उसकी ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए जो स्नाइपर गन्स होते हैं ये काफ़ी हैवी होते हैं, और डिपेंडिंग कि आपको कितने रेंज तक हिट करना है, कि अगर आपको बड़े रेंज तक फायर करना है तो उसके हिसाब से गन का मास और भी ज़्यादा होता है। आई बात समझ में आपको ये। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रिकॉइल ऑफ अ गन। अब हमको देखना है उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लिख लीजिए, अमजद साहब, डॉक्टर अमजद, इंजीनियर साहब, चलो लिखो फटाफट।
जिसका हो गया वो वाला प्रॉब्लम ट्राई करें। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, तो एक बुलेट है जिसका मास है 50 ग्राम। तो हमने देखा अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स इज़ फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। उसको फायर किया गया एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, और गन का जो मास है वो है कितना बेटा, 2 किलोग्राम्स। आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन पूछा गया है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, है ना। कैपिटल्स में मोमेंटम किसका रहेगा, गन का, और स्मॉल लेटर्स में मोमेंटम मैंने किसका लिखा, बुलेट का। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ठीक है ना। तो स्मॉल m कितना है, 50 इंटू 10⁻³ स्मॉल v कितना है, 200 अपॉन 100। कैपिटल M कितना है, 2। तो 2 1s जा 2 100s। अब ये क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल्स टू 5000 इंटू 10⁻³ देखो v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। बस इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बस 3-4 में से कोई 3 चीज़ दी रहेगी और चौथी चीज़ पूछे रहेगी आपको। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। टाइप 3, नंबर ऑफ बुलेट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉप किल अ टारगेट। मैं कोशिश करता हूँ तो गन तो कम, बैसाखी ज़्यादा लग रही हो। इमेजिन करने में क्या जा रहा है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज है अरे भाई ये तो कुत्ता लग रहा है। ट्राई करते अरे तो भैया इमेजिन कर लो, ये तुम्हारा टारगेट लायन या टाइगर जो भी समझना है समझ लो। लायन है ना, दिख रहा है ना थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत दिख रहा ना? हाँ ठीक है। आंखें अच्छा, अरे आप बिना अंधा है क्या? बहुत ही खूबसूरत आ गया होगी यार। बहुत ही खूबसूरत आ गया यार इसकी। हाँ यार बहुत ही मौसम दिख रहा हो सच में। तो अब ऐसा है कि यहाँ से एक टारगेट है जो ऑफ कोर्स टाइगर या लायन या बेयर है ना, ऐसा कोई जानवर है जो आ रहा है जंप करते हुए, एकदम जैसे छलांग मारा है ना, ऐसा हवा में। और ये हमारा है शूटर, इसे सलमान खान बोल रहा हूँ। तो लायन बोलो, टाइगर बोलो, बेयर बोलो, इमेजिन कर लो ना भैया, हो सकता है यहाँ पर टाइगर भी कहाँ दिख रहा हो, वैसे लायन भी मुश्किल से दिख रहा। ये हंटर बोलो, शूटर बोलो, है ना। तो देखो भैया, अब हमारे हंटर या शूटर के पास एक अच्छी गन है जो लगातार फायर करती है बुलेट्स। अब हुआ क्या कि जब ये लायन या फिर ये टाइगर है ना इसके करीब आ रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी, विथ सर्टेन मोमेंटम, हमारा जो हंटर है वो बुलेट फायर करता है इसकी तरफ। तो कई सारे ये बुलेट्स इसकी तरफ फायर करेगा और ये बुलेट्स जाके उसको हिट करेंगे। जैसे जैसे एक एक बुलेट जाके उसको हिट करेगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होते चले जाएगी। क्योंकि ये देखो ना, आप किसी चीज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं आप, तो बुलेट क्या करती है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो मान लो कि पूरे ऐसे पंजे खोल कर वो लायन या टाइगर ऐसा जंप कर रहा है कि अगर एक भी ऐसा बैठा कि गया। मगर हमारे बालापुर के लोग बहुत डेंजर होते हैं। बीच में गया था तेंदुआ, तेंदुआ तेंदुआ चीता इंडिया में नहीं है ना। तेंदुआ आया था, तेंदुआ जैगुआर होता है जो चीता के ही फैमिली का बोलेंगे, थोड़ा हट्टा कट्टा होता है और थोड़ा सा पावरफुल होता है। अब आया और ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर के, जैसा कहेंगे हमारा घर यहाँ है तो नूतन स्कूल जो है उसके पास था वो, और उस टाइम सब लोग बंद थे जैसे घर के अंदर, वहीं घूम रहा था वो। तो 4 बजे रात को तो हुआ ये कि मैंने एक जस्ट वीडियो में देखा, वो बेचारा एक बंदा, किसी ने उसको खिड़की में से छेड़ा, वो उसको कुछ कर रहा, एक बालापुर का एक लड़का यूँ डंडा वहाँ मारता जाके, बोले उसको, बोले एकदम बड़े डेयरिंग से जाके बोल रहा है। मैं बोला बस एक जाना तो थोड़ा उसको जाने देना था। लोग उसको गाले दे रहे, उसको बोल रहे अरे क्या कर रहा है, एड़ा है कि तू कहाँ जा रहा, रुक, बोले बस जाने देना था उसको एक बार। सारी होशियारी एक बार में निकल जाती थी, क्योंकि उनके जो नाखून रहते ये इतने बड़े शार्प है ना, और अगर उससे असल में खरोच भी ऐसा करें ना हल्का सा, इतनी खतरनाक जलन होती उसमें बहुत ज़्यादा, है ना। वो बहुत दूर की बात है, वो बात में मारेगा काटेगा वो सब, अगर उसने ऐसा मार भी दिया ना तो तेज़ जलन होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही अगर लायन टारगेट, अगर मान लो कोई भी अब जंप कर रहा है आपके ऊपर, और अगर सपोज को आपने उसे मार भी दिया, मगर उसने ऐसा पंजे लेकर आया और उससे ऐसा मार दिया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब हमारा टारगेट क्या है कि भैया कि इसको इतना दूर पहुँचने ही ना दे, है ना। आया ये शेर आपका ऐसे जंप करके आ रहा, अब हम चाहते ही नहीं कि ये हमारे तक पहुँचे, तो हम क्या करेंगे, तेज़ी दर 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 गोया उस पर चलाएंगे, है ना। अब जब ये बुलेट्स जैसे जैसे उसको जाके लगेगा, एक एक बुलेट उसके मोमेंटम को कम करते जाएगा, है ना। ये एक आया बुलेट उसके मोमेंटम को यानी स्पीड को कम किया, मास तो कम कर नहीं सकता, तो क्या कम करेगा, स्पीड, और स्पीड कम होने की वजह से क्या कम हो जाएगा, मोमेंटम। फिर दूसरी बुलेट लगी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे कुछ नंबर ऑफ बुलेट्स लगने के बाद आखिरकार वो यहाँ तक नहीं पहुँच के यहीं पर धड़ करके गिर जाएगा, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको कितने बुलेट्स लगे इसको जगह पे, मतलब ड्रॉप करने के लिए, किल ड्रॉप करने के लिए, मारकर उसको वही गिराने के लिए कितने नंबर ऑफ बुलेट्स लग गए। तो अक्सर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके आंसर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। मैं बोलूँगा देखो यहाँ सिस्टम कौन है, दो चीज़ें जो आपस में टकरा रही है। कौन कौन सी चीज़ें आपस में टकरा रही है, बुलेट्स और लायन या टाइगर जो भी कहा जाएगा, ठीक है। तो कंसीडर a tiger or lion of mass capital M, of mass capital M, springing with a velocity capital V,
स्प्रिंगिंग विद द वेलोसिटी, स्प्रिंगिंग मतलब छलांग मारना, विद द वेलोसिटी कैपिटल V. If the hunter fires small n number of bullets, each of mass small m and muzzle velocity small v. मजल वेलोसिटी मतलब उसकी में से जो स्पीड से जो निकलेगी उसकी स्पीड, बुलेट की स्पीड बोलेंगे. देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन of momentum, then by law of conservation of momentum, initial momentum of the system is equals to final momentum of the system. तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर है. अब सिस्टम में कौन कौन आएंगे? बुलेट और वो टाइगर या लायन, है ना. तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई ठीक है, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ लायन या फिर एक काम करते हैं, देखो, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लायन. और देखो मुझे एक बात बताओ, फाइनली जब गोलियां लग गई उसको, कुछ n नंबर ऑफ बुलेट्स उसको लग गए, हुआ क्या कि वो जगह पे गिर गया और बुलेट भी क्या है उसी के साथ उसी की बॉडी के अंदर थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बुलेट की स्पीड भी क्या हो गई, कर लेता एडजस्टमेंट, बुलेट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है कि नहीं. तो बुलेट की स्पीड भी जीरो हो गई और टाइगर की स्पीड भी क्या हो गई, जीरो हो गई. इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया. तो यानी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो. यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, और हाँ नंबर ऑफ बुलेट्स n थे ना, एक बुलेट थोड़ी फायर की अपन, ये एक बुलेट का मोमेंटम था, अपने को n बुलेट्स का लगेगा, इक्वल्स टू माइनस m इंटू कैपिटल वेक्टर v. फिर अगर इसी चीज को मैग्नीट्यूड में लिया जाए, इन मैग्नीट्यूड, तो n स्मॉल m स्मॉल v इज इक्वल्स टू कैपिटल M कैपिटल v. तो n इज इक्वल्स टू कैपिटल M v अपॉन स्मॉल m v. यानी सिंपल मोमेंटम ऑफ टाइगर, या फिर यहाँ तो लायन है ना, तो यहाँ मोमेंटम ऑफ लायन अपॉन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स. ठीक है, लिख लीजिए बेटा. ओके चल. उधर ही लिखता मैं, डायग्राम मिटा रहा, बस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए था.
तो लिखो भैया। ये वाला हो गया होगा ना? हाँ, तो एक हंटर है जिसके पास मशीन गन है दैट कैन फायर 50 ग्राम्स ऑफ बुलेट, और वो 50 ग्राम्स ऑफ बुलेट फायर कर सकता है। तो मतलब सबसे पहले हमें दिया गया है मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम्स, यानी 50 इंटू 10⁻³ kilograms with a velocity of 150 meter per second. Velocity of bullet 150 meter per second. A 60 किलोग्राम टाइगर, एक टाइगर जिसका मास अराउंड 60 किलोग्राम है,
बहुत ही कमज़ोर है यार। स्प्रिंग्स एट हिम विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उस पर छलांग मारता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मैनी बुलेट्स मस्ट द हंटर फायर, हंटर को कितने बुलेट्स फायर करना पड़ेगा इनटू द टारगेट, टारगेट में, टू स्टॉप हिम इन हिज ट्रैक, उसको अपने रास्ते में रोकने के लिए। तो जैसे कि आपको याद होगा नंबर ऑफ बुलेट्स का मैंने बताया था, मोमेंटम ऑफ गन, सॉरी मोमेंटम ऑफ लायन या टाइगर जो कहा जाएगा अपन मोमेंटम ऑफ बुलेट, यानी मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लायन या टाइगर अपन मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स। तो मास कितना है, कैपिटल M 60, कैपिटल V 10, स्मॉल m 50 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 और स्मॉल v कितना है 150। देखो ये गया, ये ज़ीरो गया, ये गया, ये ज़ीरो गया। देखो यहाँ पर 3 2s और 3 5s, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन 25 इंटू 10 रेस्ट पावर -3। देखो इसके डेसिमल के, देखो 10 रेस्ट पावर -3 है, मैं -2 उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी इसको ऐसा लिख देता हूँ 2 इंटू 0.25 इंटू 10 रेस्ट पावर -1। समझा क्या? या फिर एक काम करो, इतना तामझाम काय को, ये -3 को ऊपर ले जाओ, +3 हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेस्ट पावर +3 अपॉन 25, ये हो जाएगा 2000 अपॉन 25। देखो 25 80s 2000 होता है। तो भैया नंबर ऑफ बुलेट्स कितने लगेंगे आपको टाइगर को गिराने के लिए? 80 बुलेट्स। जब वो 80 बुलेट्स, सिर्फ 60 किलोग्राम के टाइगर को अगर हिट करना है तो 80 बुलेट्स उसको फायर करना पड़ेगा, तब जाके वो गिरेगा, है ना, तब जाके वो कहलाएगा एक था टाइगर, है कि नहीं? तो है टाइगर हो जाएगा, बाद में पता चला टाइगर जिंदा है, अरे ले आफत। प्रैक्टिकल लाइफ मतलब, हाँ डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी को आदत है ये सब झेलने की तो झेल लेगा, कोई ज़रूरत नहीं, वो अपना काम कर लेगा, पेट भर लेगा वो अपना। मूवीज़ में जो दिखता, मतलब सॉरी टीवी में जो दिखता टाइगर लायन अपने को, टाइगर स्पेशली, उससे काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में बड़ा रहता है ना। जब वो ऐसा, हम लोग जस्ट जू में देखा था उसको मैंने, एक फुल्ली ग्रोड टाइगर था, तो उसने ऐसा मुंडी फाड़ा, ऐसा मुँह उसने ऐसे जमाई लेते ना अपन, है ना, तो उसने यूँ ऐसा लिया अपने जैसे दो आदमी के, जो बड़े बड़े दो आदमी के सर ऐसा जाके आ जाना, इतना बड़ा साइज़ था उसका, मुँह खोला। फिर वो क्या कर रहा था, झाड़ पे ऐसा पंजे से वो नाखून से उसको कुरेद रहा था, वो झाड़ को, इतना बड़ा पंजा था उसका। और अपन जो देखते मूवीज़ में, जैसा जो टीवी में देखते, वो छोटा रहता है, दिखने में एक्चुअल साइज़ समझ में नहीं आता, और लिटरली जब सामने से जाके देखो वही। और वही जो जैगवार्स, तेंदुआ जो बोलते अपन, वो इतने फुर्तीले रहते, क्योंकि वही जू में मैंने देखा, तो तेंदुए थे कुछ, एक ब्लैक पैंथर भी था और कुछ वो भी थे, तो वहाँ इतना फास्ट था उनका मूवमेंट, इधर से उधर, उधर से उधर, वो उनके बीच में जैसे ज़्यादा गैप नहीं था, वो मतलब जो रेलिंग्स रहती ना, तो ये ऐसा तो कुछ वो लोहे का पहले बना हुआ था, और थोड़ा दूर हार्डली, मतलब ये जहाँ अदनान बैठा हूँगा वहाँ तक पिंजरा उसकी जाली थी, वहाँ वो आ रहा कूद रहा इधर, जैसे जैसे हम लोग जैसे आ रहे लोग, अब वो बिलासपुर का जू था, लोग ज़्यादा नहीं आते थे वहाँ पे, तो आ रहा कूद कूद के आ जा रहा। अब मैं उस टाइम यंग था, ज़्यादा एज नहीं थी, तो मैं क्या कर रहा, उसको कुरकुरे खिला रहा। कुरकुरे वगैरह उसका नहीं करना चाहिए, हालांकि उसके लिए गलत है वो, है ना। तो खैर, तो ये
तमाशे कर रहा है वो, हालांकि वो जा रहा है ऐसा यूँ सूंघ रहा, फिर बाद में छोड़ दे रहा उसको, वो थोड़ी खाता वो सारी चीज़ें। तो बहुत फास्ट रहते हैं। जब तक कि आप सोचोगे कि ऐसा करता मैं वैसा करता, वो तुमको मार के चला भी जाता। इमेजिन करो पहले के लोग क्या रहते होंगे, पहले के लोग क्या रहते होंगे। वो लोग कभी हाथों से लड़े हुए टाइगर्स लायन से, तलवारों से, जैसे टीपू सुल्तान की एक कहानी है ना, कि वो उसके मुंह में जैसा कुछ तलवार घुसा दिए थे शेर। और एक अकबर की भी एक ऐसा स्टोरी है कि कुछ तो भी वो लोग पहले फ़न मानते थे इसको, एक बहुत प्राउड फील करते थे ऐसे जानवरों को मारना। तो मगर उस वक्त ऐसा था कि 3-4 टाइगर के बच्चे थे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब थे तो भी। तो ऐसी कुछ वो रास्ते में दिख गया, तो फिर जाके उसने अपने हाथ से तलवार से, मतलब ऐसे थे कि वो हमला कर सकते अच्छे, मतलब थोड़ा ग्रोन अप थे। तो वो बोलते कि मैंने पढ़ा था एक बुक में कि भाई वो उस पर हमला करते हैं और वो अकेले एक हाथ से मतलब सबको मारता है वो जाके। मगर वो बहुत बड़े नहीं थे, छोटे थे वो, मगर इतने भी छोटे नहीं थे कि वो कुछ नहीं कर सकते, हार्मफुल थे। तो उसके साथ वो लड़ा था। और भी ऐसे कई राजा महाराजाओं की कहानी है पुरानी, आप लोग देखेंगे एज अ ट्रॉफी के तौर पे वो लोग उनके सर को ऐसा लटका के रखते थे वहाँ पर दीवारों पे। चलो टाइप 4 आखिरी टाइप इसका एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, बॉम्ब का एक्सप्लोजन। बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा वो कुछ कभी 2 कभी 3 कभी 4 ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बिखर जाएगा, है ना। किसी एक पार्टिकल, बाकी सारे पार्टिकल्स का नॉलेज रहेगा हमारे को, और किसी एक पार्टिकल का डेटा पूछा जाएगा। मास पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ पूछा रहेगा। अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली इसकी न्यूमेरिकल पे आता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए इससे कैसे सॉल्व करना है। चलिए a bomb of mass 4m, एक बॉम्ब है जिसका मास है 4m, explodes into 2 parts of mass ratio 1:3. If the kinetic energy of smaller fragment, if the kinetic energy of smaller fragment is K, find the kinetic energy of larger fragment. ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंट कुछ ईयर्स में इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं।
पहले लिख लो पूरा अच्छे से, पढ़ लो, समझ लो, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो एक बॉम्ब है जिसका मास 4m है, वो 2 पार्ट्स में फटता है और उन दोनों पार्ट्स के मासेस का रेशियो जो है 1:3 है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉलर फ्रेगमेंट, अगर छोटे फ्रेगमेंट का काइनेटिक एनर्जी कितना है, k है, तो लार्जर फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो मैं यहां लिख सकता हूं कि m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 4m। बोले ये क्या चीज है? m1 बोले तो मान लो कि पहले किसकी काइनेटिक एनर्जी थी? स्मॉलर की ना। तो m1 मान के चलो स्मॉलर फ्रेगमेंट का मास है, और m2 मान के चलो कि ये लार्जर फ्रेगमेंट का मास है। पहले तो ये दोनों मिलाकर ही थे ना, है कि नहीं? इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, पहले दोनों एक साथ ही होंगे, एक ही बॉडी होंगे। तो मैं कह सकता हूं m1 प्लस m2 शुरू में कितना था? 4m, बाद में वो फटा, और इसका मास मैंने m1 बोला, इसका मास मैंने m2 बोला। जब दोनों के मासेस का रेशियो लिया मैंने m1 अपॉन m2, तो वो कितना आया बेटा? 1:3, 1:3, यानी कि 1/3। अच्छा, इसका मतलब क्या? m2 इज इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा? 3 टाइम्स ऑफ m1। यानी कि अगर आप m1 को अगर सिर्फ स्मॉल m बोलते हैं, अगर m1 को सिर्फ स्मॉल m बोलते हैं, तो m2 को आप क्या बोलेंगे? थ्राइस m, हाया ना? ठीक है। और दूसरी बात, हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है? पहले वाले की जो कि k बोला हुआ है, वो कितनी बोल दी गई है? तो बोले हम बोलेंगे यार वो तो हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर आएगा, हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। मान लो इसी तरह से कि v1 की वैल्यू भी v है, थोड़ी देर के लिए v1 की वैल्यू क्या है? v है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर k इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्मॉल m स्मॉल v का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा मैंने, किसका लिखा? वो लाइटर फ्रेगमेंट का, जो हल्का था। आया ना समझ में? अब मुझे पूछा गया है कि लार्जर फ्रेगमेंट, यानी जो बड़ा फ्रेगमेंट है k2, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? तो बोलेंगे यार उसका मास लगेगा, उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे सर वो तो चलो मास तो मुझे मालूम है, वो थ्राइस m दिया हुआ है। अगर ये m1 m है तो m2 कितना है? 3m है। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वेलोसिटी का स्क्वायर निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए, v2 चाहिए, और v2 का नॉलेज हमें है नहीं। अब देखो हमें v2 को इन फॉर्म ऑफ k निकालना है, तो हमें असल में v2 और v का रिलेशन निकालना पड़ेगा। बोले वो कैसे निकालेंगे सर? अरे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो है ना? तो भाई बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, फटने से पहले बॉम्ब की स्पीड क्या होगी? फटने से पहले बॉम्ब की स्पीड क्या होगी? 0, है कि नहीं? हर एक पार्टिकल की उसकी स्पीड क्या थी? 0। फटने के बाद एक इधर भागा, एक उधर भागा, कहीं ना कहीं भागा होगा। फटने के बाद उनकी स्पीड में फर्क आया होगा। तो मैं कहूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है? 0। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द लाइटर फ्रेगमेंट, m1 v1 बोलता हूं चलो, इज इक्वल्स टू m2 v2, है ना? तो बोले एक फ्रेगमेंट का मोमेंटम ये है और दूसरे फ्रेगमेंट या दूसरे टुकड़े का मोमेंटम ये है। ये हल्के वाला जो टुकड़ा था इसका बॉम्ब का, उसका मोमेंटम ये है, और भारी वाला जो था उसका मोमेंटम ये है। तो मैं लिखूंगा देखो फिर m2 वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू माइनस m1 वेक्टर v1। अच्छा इससे क्या साबित हुआ? अगर बॉम्ब फटा और 2 टुकड़ों में फटा, कितने में फटा? 2 टुकड़ों में। तो एक टुकड़ा अगर मान लो राइट में गया, मेरा राइट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ, तो दूसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। मतलब उनका डायरेक्शन ऑपोजिट ही होगा। अच्छा ठीक है, मुझे डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं, मेरे को वैल्यू से लेना देना है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड में देखता हूँ
तो इन मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बोले m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 होगा। बोले भाई अच्छा ठीक है, चलो मान लिए। m2 कितना है? वो तो बोले थ्राइस m है, और v2 क्या है? सिर्फ m है, और v1 क्या है? सिर्फ v है। देखो ये m और m कट जाएगा, देखो v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v/3। v2 कितना हो गया? v/3। यानी मुझे दूसरे वाला जो भारी वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पता चल गई इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट वाला। मतलब जो भी पहले वाला पार्टिकल रहेगा उसकी जो भी वेलोसिटी रहेगी उसका 1/3 ये रहेगा दूसरे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी। तो फिर ठीक है, बोले अब k2 की वैल्यू क्या आएगी फिर? तो फिर देयरफॉर k2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ थ्राइस m, हाफ रे भाई, हाफ ऑफ थ्राइस m, और v2 का स्क्वायर यानी v/3 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? v²/9। तो भैया 3 1 जा 3 3 जा, देखो k2 इज इक्वल्स टू 1/3 को ले लो बाहर, हाफ ऑफ, ये तो कट चुका है, mv²। अब ये हाफ ऑफ mv² क्या है भैया? अरे ये तो पुराना वाला मोमेंट काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं लिखूंगा देखो k2 कितना हुआ? 1/3 टाइम्स ऑफ k, है ना, k/3 जिसको बोल सकते हैं अपन। आया समझ में आपको? तो इस तरह से हम लोग ये वाले मोमेंटम सॉरी जो भी है वेलोसिटी पूछा, काइनेटिक एनर्जी पूछा, वो कैलकुलेट करते हैं। लिख लो। सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम को सिस्टम के फाइनल मोमेंटम से इक्वेट करो। इस मामले में हमेशा सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 रहेगा। बस क्या करो, फाइनल मोमेंटम डाल दो। अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्शन के साथ डालो, नहीं तो जैसे कि वैसे ही डाल दो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अगले इसमें आपको खुद आइडिया आ जाएगा कैसा करना है। क्वेश्चन लिखना हो गया क्या सभी का? मॉड्यूल में इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आया था मॉड्यूल में से आया था, मतलब बस उसकी थोड़ी वैल्यूज बदली भी थी, बाकी क्वेश्चन वैसे ही था।
हुआ? चलिए हो गया बेटा। अब क्वेश्चन देखो, ये अ बॉम्ब ऑफ मास 5m, एक बॉम्ब है जिसका मास 5m है। इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में वो रेस्ट पे था। एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:1:3। तो वो फटा और 3 टुकड़ों में फटा, और उनके मासेस का रेशियो, यानी अगर पहले और दूसरे का रेशियो लूंगा तो वो कितना आएगा? 1:1। दूसरे और तीसरे का लूंगा तो 1:3। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अगर m1 आपका 1 था, सॉरी m1 आपका m था, अगर m1 आपका m था तो m2 भी क्या होगा? m होगा, क्योंकि उन दोनों का रेशियो m1 और m2 का रेशियो क्या है? 1:1, मतलब दोनों कैसे? सेम। और आपका m3 कितना है? तो बोले वो थ्राइस m है कि नहीं? कि दूसरा और तीसरे का जब मैं रेशियो लेता हूं तो क्या आता है? 1:3, मतलब तीसरा जो है वो 3 गुना बड़ा है ना? तो भैया ठीक है, m2 जो होगा वो क्या होगा? थ्राइस, जो भी नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देने का। अच्छा ठीक है, बोले अब ये पता चल गया। दूसरा, द 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो जो दोनों पहले शुरुआत के जो दो थे वो दोनों फ्लाई ऑफ कर जाते हैं, यानी भाग जाते हैं तो अलग अलग, और आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन में पता नहीं, मगर मैं अपनी आसानी के लिए मान के चलता हूं कि पहला पार्टिकल x एक्सिस पे गया होगा और दूसरा पार्टिकल y एक्सिस पे गया होगा। तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v0 i कैप, दूसरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v0 j कैप। आया ना? समझ में आया? तीसरा पार्टिकल कहां गया उसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। कहां गया, कितनी स्पीड से गया, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। समझ में आया ये? तो तीसरे पार्टिकल का कोई नॉलेज नहीं है मेरे पास, और वही नॉलेज मुझे गेन करना है। कैसे निकालूंगा? तो वही तरीका है जो अभी बताया था आपको बेटा, कि सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम को सिस्टम के फाइनल मोमेंटम से इक्वेट करो। क्या ये हो चुका है आपका पूरा? तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम को सिस्टम के फाइनल मोमेंटम से इक्वेट करो। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या था? बोले यार वो तो 0 था, कि फटने से पहले बॉम्ब्स की स्पीड कितनी थी? 0। उसके पार्टिकल की स्पीड क्या थी? 0। तो मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो बोले हर एक पार्टिकल के मोमेंटम को आपको ऐड करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल का, पहला, दूसरा, तीसरा, सब। अच्छा ठीक है, पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? तो बोले पहला वाला पार्टिकल का मोमेंटम होगा पहले वाले पार्टिकल का मास, जो कि m है। चलो, या फिर एक थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर v3। चलो ठीक है, फिर m1 कितना है? m है। v1 कितना है? तो v0 i कैप। m2 कितना है? तो बोले वो भी m ही है, और ये कितना आ रहा है? v0 j कैप। m3 कितना है? तो बोले वो थ्राइस m है। उसकी वेलोसिटी कितनी है? बोले वो तो पता नहीं मुझे, है ना।
अब हम क्या करेंगे कि इसको छोड़ के सबको उधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव, हमको ये चाहिए तो ये प्लस में चाहिए, इनको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा फिर देयरफॉर थ्राइस m वेक्टर v3 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इनको हमने ट्रांसफ़र किया था तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएंगे सारे के सारे, माइनस mv0 आई कैप माइनस mv0 जे कैप। समझ में आया ना ये? हाँ, ये दोनों को इधर दूसरे साइड में ट्रांसफ़र किए तो ये नेगेटिव हो गए, तो माइनस mv0 आई कैप माइनस mv0 जे कैप। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि भैया यहाँ पर m है, यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, और अगर m को कॉमन निकाले तो ये वाले m से वो हो जाएंगे कैंसल। देयरफॉर 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v3 इज इक्वल्स टू माइनस v0 आई कैप माइनस v0 जे कैप। ठीक है, अब ये 3 को उधर पर ट्रांसफ़र कर दो तो वेक्टर v3 या माइनस v0 को कॉमन निकाल लो, माइनस v0 अपॉन 3 आई कैप प्लस जे कैप बोल सकते हैं आप। आया समझ में आपको? तो ये तो आंसर रहा वेक्टर फॉर्म में, ये तो आंसर क्या रहा वेक्टर फॉर्म में कि भैया ये देखो उसने बता दिया कि वैल्यू ये रहेगी, डायरेक्शन ये रहेगा आई कैप प्लस जे कैप। अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना रहा तो कैसा, तो बोले मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर v3 का लो मैग्नीट्यूड, तो बोले क्या कर सकते हैं इसको आप आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड ले लो। तो बोले आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो बोले आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड, तो बोले देखो उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो आई कैप के साथ नंबर कौन है, बोले 1 उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ नंबर कौन है 1 उसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 2, यानी आई कैप प्लस जे कैप का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √2। तो फिर वो हो जाएगा देयरफॉर v3 इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ v0 अपॉन 3। तो हमने देखा कि v3 की वैल्यू जो आ रही है √2 टाइम्स ऑफ v0 अपॉन 3, ये रहेगा v3 का वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ v0 अपॉन 3। या फिर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो उसको 3 वही अंदर रहने दो, v0 को अंदर रहने दो, 3 को उधर भेज दो, तो वेक्टर v3 क्या हो जाएगा माइनस v0 अपॉन 3 आई कैप माइनस v0 अपॉन 3 जे कैप। अब बोले अब वेक्टर v3 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो अंडर रूट ऑफ माइनस v0 अपॉन 3 का स्क्वायर, v0 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस v0 अपॉन 3 का स्क्वायर, ऐसे 2 बार आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय v0 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, v0 अपॉन 3 के होल स्क्वायर को बाहर निकालो रूट के, तो v0 अपॉन 3 रह जाएगा सिर्फ, और ये रह जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, यानी √2 टाइम्स ऑफ v0 अपॉन 3, वही आता है आंसर, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम है, वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए बस। तो इस तरह से आपने ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। आया समझ में? अब एक ऐसा ही क्वेश्चन देने वाला हूँ, अब मैं चाहूँगा कि आप सॉल्व करके बताएं मुझको। क्वेश्चन लिखना हो गया सभी का? चलो जल्दी लिखो, जिसका नहीं हुआ। बोलो क्या हो गया अदीबा, काट के बोलो बोलो। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के 2 तरीके बताया। एक, अगर आपने v0/3 निकाल लिया तो सिर्फ इतने पार्ट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको, आई कैप प्लस जे कैप का, मतलब ये डायरेक्शन का। मतलब ये क्या बता रहा है कि भैया 1 जो भी रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, बोले जो भी रहेगी इसकी वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर v3। तो एक तो आप इस पार्ट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो √2 आता है, या फिर ये समझना मुश्किल जा रहा है आपको, ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, तो आप सिंपली क्या करो कि ये 3 को इससे डिवाइड कर डालो, तो इक्वेशन कैसी बनेगी, माइनस v0/3 आई कैप माइनस v0/3 जे कैप। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो अब ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस v0/3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस v0/3 का होल स्क्वायर, ऐसे कितने आ गए, 2 आ गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय v0/3 का होल स्क्वायर, फिर v0/3 के होल स्क्वायर को रूट के बाहर निकालेंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ अंडर रूट ऑफ 2 वही चाह रहा हूँ, √2 v0/3। चाहे ऐसा करो या चाहे ऐसा करो, बात एक ही चले।
देखते हैं अगला कौन सॉल्व करता है। टाइम मत देखो रे। मुंडे नीचे डाल के चलो, इसके बात करना। टू इज टू 1 रे भाई। चलिए देखते हैं आप में से कोई इसको सॉल्व कर पाता है क्या और कितनी देर में सॉल्व करता है। गो फॉर इट। अब पूरे उसका मास स्मॉल m दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप टुकड़ों के मास को कैपिटल M ले लो, है ना, ले सकते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी, अपन कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो कुछ और ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गैमा ले लो, कुछ भी लेना है ले लो, म्यू ले लो टुकड़ों के मास को, x ले लो टुकड़ों के मास को, है ना, जो लेना लो। तो ये x और x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x/2, या फिर ट्वाइस एक्स x ऐसा लिख सकते हैं आप। बेटा समय वो चेयर पास करो उधर की। थैंक यू।
2√2v। थर्ड आ रहा, आई थिंक सो, मुझे भी वही लग रहा है, बट एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। यस करेक्ट बेटा, थर्ड ऑप्शन 2√2v आया, वेरी गुड। थर्ड ना, गुड वन। तो देखो यही मेथड से करके देखेंगे इसको। चलो चलो, अगर मैं मान के चलूं कि जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा था उसका मास x था, सबसे छोटे वाले टुकड़े का मास कितना था x, कुछ भी ले सकते हैं अल्फाबेट, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बोलूंगा बड़े वाले टुकड़े के जो दो है उसके मास क्या होंगे फिर, ट्वाइस x, और ये भी क्या हो जाएंगे, ट्वाइस x। वो सिर्फ आसान होता है कैलकुलेशन, इसलिए थोड़ा मैंने नंबर ऐसा लिया है ना, कि मुझे मालूम है कि भैया देखो ये दो मल्टीपल्स में है, तो मैं बोलूँगा अगर इसे मैंने x ले लिया तो ये ट्वाइस x लूँगा, कैंसिल करने में आसान जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपने इसको m लिया होता या कुछ और अल्फ़ाबेट लिया होता तो फिर ये, चलो ये तो m रह जाता था, मगर फिर इसको m/2 लिखना पड़ता था। फिर आप बोलेंगे कि m/2 कैसे आया, है ना। सिंपल बात है, ये डबल है तो ये आधा होगा ना। तो खैर अपनी मर्ज़ी है, अपने अपने तरीके हैं कैसे आप ले सकते हैं। तो मैंने सबसे हल्के वाला जो था उसको x पकड़ा, बाकी दोनों को ट्वाइस x लिखेंगे अपन। अपने को पता है कि जो एक पार्टिकल है वो उसकी स्पीड जो है v_i, दूसरे वाले पार्टिकल की स्पीड क्या है v_j। ऐसा ज़रूरी नहीं कि x और y पे गए, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि x गया और y पे गया। अब तीसरे पार्टिकल का हमको स्पीड चाहिए, वो मैग्नीट्यूड में चाहिए अपने को। तो बोले कैसे निकालेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो क्या है, 0। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल, 0 इक्वल्स टू मास m1 कितना है बेटा, ट्वाइस x, और v1 कितना है बेटा आपका v_i, m2 कितना है बेटा, तो बोले वो भी ट्वाइस x है, और v2 कितना है बेटा v_j, m3 कितना है, तो बोले वो तो सिर्फ x है, और v3 हमको तो निकालना है, उसके डायरेक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं। अब एक काम करो, ये इनको दोनों को उठाओ और यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो देखो आप लिखेंगे x वेक्टर v3 इज इक्वल्स टू, उधर ट्रांसफ़र करने पे क्या हो गया, माइनस ट्वाइस x v_i माइनस ट्वाइस x v_j। फिर क्या हुआ, x तो कॉमन निकला और हो गया कैंसल। तो वेक्टर v3 इज इक्वल्स टू माइनस 2v_i माइनस 2v_j। तो वेक्टर v3 का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ फिर से वही आता है, माइनस 2v को कॉमन निकालो तो कौन बचेगा, सिर्फ i प्लस j, और उसका मैग्नीट्यूड √2 होता है। मगर मान लो आपको आता ही नहीं हो कैलकुलेट सॉल्व, तो माइनस ट्वाइस v का स्क्वायर ले लो प्लस माइनस ट्वाइस v का स्क्वायर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस v का होल स्क्वायर। माइनस साइन कहाँ गया, अरे सर नेगेटिव साइन का स्क्वायर प्लस होता है ना। अब इसको रूट के बाहर निकाल लो, तो फिर ये हो जाएगा ट्वाइस v √2। ज़रा सजा के अच्छे से लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 टाइम्स ऑफ v।
आ गया आंसर। द आंसर इज सी ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन था नीट 2022 का था, है ना, नीट 2022 का क्वेश्चन था ये। और आपको क्या है, बस थोड़ा सा लगातार प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा ये सब चीज़ों को। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बेटा रिवीजन, है ना। पिछले साल भी कई सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिए थे, मगर जब मैं उनको पूछूंगा अभी तो उनको नहीं आएगा। उन्होंने खुद सॉल्व किए जैसे आपने की, मगर अभी पूछूंगा तो नहीं आएगा, है ना। क्यों? रिवीजन बंद कर दिया उन्होंने। ये फैक्ट है। वो क्या है, जैसे जैसे करीब आता है ना लोड बढ़ता, और लोड बढ़ता तो इंसान जाता जो आसान चीज़ है उसकी तरफ, बायो, है ना। सबसे पहले पकड़ेगा हाथ में बायो। जैसे मान लो कि आप लास्ट फेजेस में मॉक टेस्ट चालू होते हैं अपने, लास्ट फेजेस में मॉक टेस्ट चालू होते हैं अपने, तो उसमें बच्चों को तैयारी करना पड़ता है, टाइम कम रहता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप शुरू से रिवीजन करते चलो। आपका पूरा पैटर्न होना चाहिए, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मेजर टेस्ट का रिवीजन, ये सब पैटर्न होना चाहिए। जो ये पैटर्न को, जो डिसिप्लिन को फॉलो करेगा वही आगे जाके कॉन्कर करता है ना। हज़ारों है, 90% के ऊपर है ना बच्चे। तुम लोग 10th में पास आउट हुए, कई लोग आते 90+% है, 95 है, 97 है, ऐसे 95, 97 हज़ारों देखे जिनका परसेंटेज भी फ्लिप हो गया। परसेंटेज फ्लिप हो गया मतलब जो 95 पे था वो परसेंटेज 59 पे आ गया 10th में। बहुत देखे हमने, बहुत देखे। हम लोग ज़्यादा जो नहीं परसेंटेज पे नहीं, वो एट द प्रेजेंट उसका क्या है बिहेवियर, वो कितना डिसिप्लिन है, अपने खुद में कितना डिसिप्लिन है, कितना सुन के चलता। सबसे इम्पोर्टेंट है कितना सुन के चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोल रहे हो वो करो, है ना। जैसे कि अभी लास्ट टाइम मैं आपसे शेयर किया था कि पता नहीं आपके जो लास्ट में एक और जगह जहाँ पढ़ा रहा, एक रिपीटर्स बच्चों का ग्रुप है, 4-5 बच्चों, बताया नहीं ना मैंने। वो जो बोले सुन के चलते। ये बोला मैंने आज होना, तो कुछ भी करेंगे, वो रात भर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो करके देंगे। हालांकि मैं भी ध्यान रखता, ऐसा नहीं कि ओवरलोडेड काम दे देता हूँ उनको, मैं बैलेंस करके काम देता हूँ, मगर वो कुछ भी करो वो करके देते। वो है डिसिप्लिन उनके अंदर, और इसी वजह से उनके स्कोर भैया 150+ 170 तक के स्कोर्स आ रहे हैं फिजिक्स में। तो कैसा है, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए और कुछ नहीं। डिसिप्लिन से काम करो, इंशाल्लाह आपका अच्छे से हो जाएगा, है ना। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, ये सब जारी रखो। जैसे कि आज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, एज पर टारगेट आपको करना क्या चाहिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज जाते से आप शाम में क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिवाइज करेंगे, है ना। अगर आधे घंटे में हो गया तो अच्छी बात है, और टाइम अगर ज़्यादा मिल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, पहले शुरू से पूरा चैप्टर रिवाइज करो, क्योंकि आपको थोड़ा अपकमिंग वीक में टेस्ट आने वाला है, इसके पर इसी चैप्टर पे टेस्ट आने वाला है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा ये हफ्ते में अपना ये चैप्टर, फ्रिक्शन नहीं होगा। अपना मेजर टेस्ट अभी यही हफ्ते है ना, मॉक टेस्ट ये हफ्ते हुआ ना तुम्हारा टेस्ट, ये वीक टेस्ट नहीं है ना, ये अभी पीछे संडे को नहीं। अच्छा, मेजर टेस्ट जो है वो आगे बोला हुआ है, ठीक है ना, 29 को, तो पूरा रहेगा शुरू से आखिरी तक। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन। तो ये सब चीज़ों की तैयारी अभी से प्लान करना पड़ेगा। इतना पूरा मेरा आगे का है, मुझे कवर करना है, क्योंकि देखो क्या है, छोटा छोटा आदत पड़ जाएगी ना, बाद में नहीं जमने वाला। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं इतना ही इतना ही इतना ही इतना ही, अरे सर ज़्यादा मत डालो, ज़्यादा मत डालो, तो भाई एग्ज़ाम में तो तेरे को पूरा देना है नीट के एग्ज़ाम में, तब क्या करेगा। तो इसीलिए उसकी आदत अभी से डालना पड़ेगी आपको। और देखो मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी का शुरुआत में। हाँ, अगर आपकी मेहनत पॉजिटिव है, आप मेहनत का ऐसा नहीं कि बस बैठे हुए हैं और हम यहाँ मार्क्स बढ़ा दे रहे, है ना, जब सर बोल रहे तो सर्कल को कंप्लीट कर डाले, वैसा नहीं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं पॉजिटिवली, मार्क्स थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, कोई बात नहीं, मगर कंसिस्टेंसी रहना चाहिए आपकी मेहनत में, है ना। लगातार आपने बने रहना चाहिए, एक डिसिप्लिन फॉलो करो। और अभी से आप एक टाइम टेबल बना लो, है ना। जैसे कि अभी कितने घंटे क्लासेस चल रही है आपके ओवरऑल? 7:30 से अपना चालू हो रहा बैच, तो 7:30 से 1 बजे तक कितना हो रहा हो, 7 पकड़ लो, 8, 9, 10, 11, 12, 1 तक है ना, 6 घंटे आपको। 24 आवर्स में से आपके 6 घंटे गए, कितने बचे, 18, है ना। 18 घंटे में से 8 घंटे गए नींद के,
7 से 8 घंटे की नींद लो, बचे कितने 10 में से 1 घंटा गया आपको थोड़ा घूमना फिरना टाइम पास का, बचे कितने 9। एक बंदा जो हिट करना चाहता है एमबीबीएस के हाईएस्ट पोजीशन पे, स्प्रे हाँ कर दो करके, तो एक बंदा जो हिट करना चाहता है एमबीबीएस के हाईएस्ट पोजीशन पे वो 9 घंटा पड़ेगा, करना चाहिए उसको 9 घंटे। फिर 9 घंटे को 3-3 घंटे में बांटो, एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का 3, केमिस्ट्री का 3, बायो का 3। फिर वो हो गया। अब फिजिक्स के 3 घंटे को पकड़ो, फिजिक्स के 3 घंटों को फिर बांटो करंट चैप्टर का, फिर एक सेक्शन डीपीपी एंड मॉड्यूल का, फिर एक सेक्शन रिवीजन का, है ना। ये 3 तरह से बांटो आप इसके अंदर। अगर डीपीपी मॉड्यूल नहीं है, जैसे कि अपन रोज़ तो नहीं आते, मतलब अपना कैसा रहता है टॉपिक ख़त्म होने पे डीपीपी आपको मिलती है ना, तो एक आध बार गैप आ जाता, तो उसमें क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की रीडिंग करना चाहिए। एनसीईआरटी इज़ मस्ट, करना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ चीज़ें घुमा फिरा के एनसीईआरटी में से पूछते हैं, तो एनसीईआरटी की रीडिंग करो, ये हैबिट डालो। ये सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी की रीडिंग करना चालू करोगे, समझ के, सोच समझ के, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएगी। ये चैप्टर किस बारे में है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आदत डालो, रेडी की। शुरू में दिक्कत जाएगी, जान पे आएगा, अरे यार क्या सोच हो रहा, मगर आपका अगर गोल स्ट्रांग है कि भैया मुझे तो डॉक्टर बनना है, और हल्का फुल्का नहीं, मेरे को टॉप लेवल का एमबीबीएस डॉक्टर बनना है ना, केईएम में मुझे वहाँ कहीं एडमिशन चाहिए, या फिर एम्स में एडमिशन चाहिए मुझे, तो भैया फिर आपको इस तरह का डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अक्सर आप लोग पुरानी चीज़ें भूल गए क्योंकि आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं थरली। रिवीजन इज़ मस्ट, है ना। कई लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट को भूल ही गए होंगे, वो छोड़ो, मोशन स्ट्रेट लाइन भूल गए होंगे आप लोग, है ना। वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो दूर की बात है। तो अगर ये आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा अच्छे से, नहीं तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर आप वही करोगे, बस जगह बदल बदल के देखोगे, यहाँ नहीं यहाँ ट्राई करता, यहाँ नहीं यहाँ ट्राई करता, शायद सर ने अच्छे से नहीं पढ़ा है। 4-5 साल के बाद आपका हो जाएगा एडमिशन, 4-5 साल के बाद या 3-4 साल के बाद। अगर आपको अकल जल्दी आ गई है ना, तो आपको जल्दी भी हो सकता है एडमिशन, ऐसा नहीं है ना। तो भैया क्या है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और कहीं भी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है भाई, जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ में आना, एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाना। नहीं तो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी नीट का पढ़ा रहे, स्टेट बोर्ड पढ़ा के छोड़ देते, एक फैक्ट होता है। फिजिक्स में इंपॉर्टेंस रहता है टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स लेना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लेना, है ना, प्रैक्टिस करवाना, ये फिज़िक्स का सबसे एसेंशियल है। अब सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद आता है, थेरी पढ़ाना। अगर मैं ये छोड़ दूँ और मैं थेरी पढ़ाऊँ किससे कहानियाँ लेकर, आप बड़ा इन्जॉय करेंगे, हंसी मजाक करते पढ़ाऊँ, बहुत इन्जॉय, अरे क्या सर क्या ज़बरदस्त पढ़ा रहे। मगर जब तुम्हारे हाथ में पेपर आएंगे ऐसे सर हो जाएंगे, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है, क्वेश्चन ही अलग कुछ टाइप के, कुछ अलग ही भाग रहे बोले क्वेश्चन, तो है ना, हल्के फुल्के क्वेश्चन करा देंगे। है मेरे 1-2 दोस्त है ऐसे कराते हैं, दोस्त है मेरे, है ना, काफ़ी। तो वो तो भाई बस थ्योरी पढ़ा देते, फिर उसके बाद बोलते मैं तुमको दिसंबर में पूरा करा दूंगा न्यूमेरिकल एमसीक्यू। कहाँ होता दिसंबर में न्यूमेरिकल एमसीक्यू, यहाँ 7 में नहीं होता कंप्लीट, तो दिसंबर में कहाँ से होगा। है एक मेरे दोस्त जो काफ़ी मशहूर एक क्लास है यहाँ, मुस्लिम किच है, तो वो नाम अच्छा है उनका, मेरे से सीनियर थे वो एमएससी में, और फिर बाद में जैसा ऐसा है कि वो फिज़िक्स के ही वो भी, तो दोस्त है काफ़ी करीबी है। तो वो क्या करते हैं मालूम क्या, पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं, वर्ड नहीं, एक न्यूमेरिकल का वर्ड नहीं, एक न्यूमेरिकल नहीं, उनको नहीं जमता न्यूमेरिकल, पूरा थ्योरी, पूरा थ्योरी पढ़ाते। और वो बोलते बच्चे को कि मैं दिसंबर में तेरे को न्यूमेरिकल से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दूंगा, तेरा एमबीबीएस के बराबर का हो जाएगा। हर कोई बोलता है, फेंकना क्या है, मार्केटिंग है, बोल बच्चन है, सब आप लोग उसी से तो अट्रैक्ट होते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों से थोड़ी अट्रैक्ट होते हैं आप तो वो बहुत बोलते हैं ऐसा। तो बहुत सा कुछ होशियार स्टूडेंट्स को आधे साल में समझ में आ जाता है कि भैया ऐसे ऐसे खेल नहीं जमने वाला, फिर आ जाते हैं दरी दर्द करने, हर जगह डिस्ट्रिक्ट, मेरे पास बहुत आते हैं बच्चे। वो अभी देखो तुमको 2-4 महीने के बाद वो बच्चे नज़र आएंगे यहाँ पर आते हुए, 8 साल का है वो। तो फिर उसके बाद लास्ट मोमेंट पे दिसंबर में वो क्या करते, स्टेट बोर्ड के जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स थे या जो आसान न्यूमेरिकल्स थे वो करा देते हैं। हर चैप्टर पे 15-20 एमसीक्यूज, चैप्टर पे 15-20 एमसीक्यू बहुत हो गए, 20 से 25 एमसीक्यूज हो गई नीट की तैयारी। और जेडबलई का रिजल्ट लगाते हो आजकल रिजल्ट लगाना कई लोगों को मालूम होगा रिजल्ट्स कैसे लगते, तो है ना, जेई के भी रिजल्ट लगते हैं उनके। तो ऐसा खेल है यार, या ऐसा चलता।
मगर फिजिक्स में एसेंशियल होता है प्रैक्टिस करवाना। जो डीपीपीज वो सब करा रहा हूँ मैं, अगर आप देखेंगे अकोला में अपने हार्डली 2 से 3 लोग हैं जो ईमानदारी से आखिरी तक डीपीपी करा रहे। नहीं तो ज़्यादातर तकरीबन शुरू में सब कराते और 1-2 चैप्टर कराए बाद छोड़ दो।